की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हमें करना है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, है ना। लास्ट क्लास में आपने कर लिया था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मीनिंग क्या होता है, और इसका हमने एग्जांपल किया था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को समझने के लिए। जैसे सोप बनाने वाली हजारों कंपनियां है ना, लाइफ बॉय है और हमाम है, पता नहीं कितनी सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, एंडलेस। और इन सब का जो सोप है वो एक जैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएटेड है ना। तो और सभी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट भी करती है, हैवी एडवर्टाइजमेंट करती है, पैसे खर्च करती है। तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल था हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। अब हमें फीचर समझने हैं। पहला फीचर, अब बताओ नंबर ऑफ सेलर्स कितने होंगे इसमें, 2-4 होंगे या बहुत ज़्यादा होंगे। बेटा इसमें वेरी लार्ज होते हैं नंबर ऑफ सेलर, वेरी लार्ज, बहुत सारे सेलर होते हैं। जैसे सोप का एक एग्जांपल लिया था हमने, बहुत सारी कंपनी है ना सोप बनाने वाली। एक और एग्जांपल ले लो, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर बनाने वाली भी ना जाने कितनी कंपनी है, हजारों कंपनी है एयर कंडीशनर जो बनाती है ना। तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। अच्छा दूसरी चीज, इन सभी कंपनियों का जो प्रोडक्ट होगा, जैसे सोप बनाने वाली जितनी भी कंपनीज है, इनका प्रोडक्ट सबका एक जैसा होगा या डिफरेंशिएटेड होगा। सोचो, अलग अलग होगा ना बेटा, डिफरेंशिएटेड होगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, है ना। अलग अलग क्वालिटी होती है, प्राइस भी अलग अलग होते हैं, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। अच्छा तीसरा फीचर, फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म। क्या नई फर्म मार्केट में एंट्री कर सकती है, मतलब क्या कोई नई कंपनी आ सकती है जो साबुन बनाना शुरू कर दे। बताओ क्या उसके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। तो इजीली आ सकती है, हजारों लाखों कंपनियां साबुन बना रही है, एक और कंपनी आ जाएगी, वो भी अपना प्रोडक्ट बेचेगी कुछ उसमें एक अच्छी क्वालिटी डाल के। तो ये पॉसिबल है, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ एग्जिट ऑफ ओल्ड फर्म। इसका क्या मतलब है, अगर कोई पुरानी कंपनी है, फर्म है, और उसको लॉस हो रहा है, बहुत लंबे समय तक लॉस ही में ही चल रही है वो, तो क्या वो इंडस्ट्री छोड़ के जा सकती है, मतलब क्या अपना बिजनेस बंद कर सकती है। यस बिल्कुल कर सकती है। अरे लॉन्ग टर्म तक लॉस में कौन रहेगा, क्लियर ना। अच्छा अब ये जो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट जो होता है ना, इन दोनों से एक कंक्लूजन निकलता है। तो मान लो कि साबुन बनाने वाली जो हजारों लाखों कंपनियां हैं, सब बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, हैवी प्रॉफिट्स कमा रही है, तो क्या होगा, नई कंपनियां एंट्री करेगी। भाई ज्यादा प्रॉफिट तो सभी कमाना चाहते हैं, हर आदमी सोचता है कि वो ऐसा बिजनेस करे जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो, तो नई कंपनियां एंट्री कर जाएगी। और जब नई कंपनियां एंट्री करेंगी तो कंपटीशन और ज्यादा होगा। और पता है जब भी सेलर्स ज्यादा होते हैं ना, कंपटीशन ज्यादा होता है, तो प्राइस प्राइस कम होने शुरू हो जाते हैं प्रोडक्ट के। और जब प्रोडक्ट के प्राइस कम होंगे तो जो वेरी हैवी प्रॉफिट्स हो रहे थे ना, वो हैवी प्रॉफिट्स होना बंद हो जाएंगे। यानी कि कंपनियों को केवल और केवल वेरी रीजनेबल यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर बेटा। हाँ अगर किसी पुरानी फर्म को लॉस हो रहा है तो क्या करेगी वो फर्म, बिजनेस छोड़ के अपना काम बंद कर देगी, बिजनेस छोड़कर चली जाएगी, इंडस्ट्री से क्विट कर जाएगी। मीन्स लॉस भी नहीं होगा किसी को लॉन्ग टर्म में। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म के अंदर है ना, सभी कंपनियों को केवल और केवल रीजनेबल प्रॉफिट होगा। रीजनेबल प्रॉफिट का मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट। और मैं एक बात और बता दूं बेटा आपको, नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है ना, वो प्राइस के अंदर इंक्लूड होता है। जब भी किसी चीज का प्राइस, जैसे मान लो कोई एक साबुन है, वो 20 रुपए की बेचते हैं कंपनी वाले, तो उस 20 रुपए में उनका नॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूड है। प्रॉफिट के लिए वो अलग से पैसे कोई लेते हैं आपसे कि भाई 20 रुपए का साबुन है और 2 रुपए हमारे प्रॉफिट के अलग से दो। समझ रहे हो, प्रॉफिट प्राइस के अंदर इंक्लूड होता है। और क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड होता है लॉन्ग रन में, तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ऐसा नॉर्मल प्रॉफिट जब प्राइस में इंक्लूड होता है ना, तो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है
लॉन्ग रन, एवरेज कॉस्ट, बहुत ध्यान से समझना। जैसे साबुन बना के बेच रहे हैं, तो ये तो नहीं है कि बना के बेच रहे तो कुछ बनाने में पैसे खर्च नहीं होंगे, कॉस्ट भी तो आएगी ना बनाने में। तो जो एवरेज कॉस्ट आती है ना, एवरेज कॉस्ट, मान लो एवरेज कॉस्ट आई साबुन को बनाने की 20 रुपीज़, तो प्राइस भी 20 रुपीज़ ही होगा। यानी कि कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड होता है। समझ रहे हो? ये आपको सोचने में अजीब सा लगेगा, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज में तो कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता, लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा माना जाता है कि नॉर्मल प्रॉफिट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होता है। पता है ऐसा क्यों मानते हैं? इसका एक रीजन है। अब बताओ, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बेटा, कॉस्ट का मतलब वो सारे एक्सपेंस जिनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। जैसे वर्कर्स को वेज ना दें, रॉ मटेरियल पे पैसा खर्च ना करें, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे ना करें, तो क्या प्रोडक्शन हो जाएगा? नहीं होगा ना। अच्छा, रेंट पे ना किया जाए जगह का, जिनसे लोन लिया हुआ है उनका इंटरेस्ट पे ना किया जाए, तो क्या कंपनी चल पाएगी? प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन को करने के लिए कंपलसरी है, इसीलिए ये कॉस्ट का पार्ट होती है। अच्छा, अब एक बात और सोचो, जो रीजनेबल प्रॉफिट है अगर वो ना मिले बिजनेस के ओनर को, तो क्या प्रोडक्शन करेगा वो? तब भी नहीं करेगा। समझ रहे हो ना? तो नॉर्मल प्रॉफिट भी कॉस्ट का एक पार्ट है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट फीचर है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट पे जो पैसे खर्च होते हैं। बताओ, कंपनियां करेंगी नहीं करेगी? जैसे साबुन बनाने वाली हजारों लाखों कंपनियां हैं, क्या आपने उनका एडवर्टाइजमेंट देखा ही होगा? बहुत पैसे खर्च करते हैं। एयर कंडीशनर बनाने वाली हजारों कंपनियां हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट पे हैवी एक्सपेंडिचर करते हैं। तो सेलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। सेलिंग कॉस्ट में क्या जाता है? जैसे एडवर्टाइजमेंट पे पैसे खर्च कर रहे हैं, या प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जाता है, मतलब कोई शो केस बनाया और वहाँ पे प्रोडक्ट को रख दिया जिससे कि कस्टमर उसको देख के अट्रैक्ट हो, तो ये भी तो सब सेलिंग कॉस्ट है। क्लियर? फिर है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कैसा होगा? जैसे मैं साबुन बनाने का एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो हजारों लाखों कंपनियां हैं, मैं सिर्फ एक कंपनी की बात करता हूँ, सपोज लाइफ बॉय की। ठीक है? लाइफ बॉय कंपनी की बात करता हूँ। लाइफ बॉय कंपनी अपनी साबुन को है ना, यानी कि अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, सपोज 20 रुपीज़ में सेल करती है, प्राइस रखती है 20 रुपीज़। तो इसकी बहुत सारी क्वांटिटी सेल होगी, है ना। मान लो इसकी डिमांड होती है मार्केट में 1 लाख यूनिट्स की। ये कंपनी चाहती है कि इसकी सेल और ज़्यादा हो, तो ज़्यादा सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे प्राइस में ना कुछ कमी करनी पड़ेगी, जिससे कि जो लोग पहले दूसरी कंपनियों का साबुन खरीद रहे थे, वो भी प्राइस कम होने की वजह से अट्रैक्ट हो जाए और इसी कंपनी का साबुन खरीदे। तो इसकी साबुन की सेल हो जाएगी सपोज 2 लाख पीसेस। और ज़्यादा सेल करनी है तो प्राइस और कम करना पड़ेगा, तो 3 लैक्स सेल हो जाएगी। समझ रहे हो ना भाई? आपको ज़्यादा सामान बेचना है तो सस्ता करके ही बिकेगा ज़्यादा। क्लियर? तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा? अब कई बार बना चुके हो डिमांड कर्व, कैसा बनता है? वाई एक्सिस पे आपको प्राइस लेना होता है और एक्स एक्सिस पे आपको डिमांड लेना होता है, और ये डाउनवर्ड बनेगा। डाउनवर्ड का मतलब है कि जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है? तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनता है। नेक्स्ट है फिर प्राइसिंग डिसीजन। नेक्स्ट फीचर, यानी कि अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखे। जैसे लाइफ बॉय कंपनी की हम बात कर रहे थे, तो ये लाइफ बॉय कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना डिसाइड करे, ये कैसे वो डिसीजन लेंगे? देखो, मैं एक बात बताऊं, किसी भी कंपनी को प्राइस कितना रखना है अपने प्रोडक्ट का, ये कंपनी की खुद की मर्जी है। जैसे कंपनी ने डिसाइड किया 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ प्राइस रख दिया। कंपनी सोचेगी भाई कि हमें 21 रुपीज़ रखना है, तो 21 भी रख सकते हैं। ये कंपनी की खुद की मर्जी है। लेकिन कंपनी की जो ये मर्जी है ना, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड पावर है। इस कंपनी को अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखते समय दूसरी कंपनी की जो साबुन है उन्होंने क्या प्राइस रखा हुआ है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मान लो दूसरी कंपनियां तो बेच रही हैं साबुन को 5-5 रुपए में, तो क्या ये एक कंपनी 20 रुपए में प्राइस रख पाएगी? अगर रखेगी तो खरीदेगा कौन? समझ रहे हो? तो प्राइस बेशक हमें अपने प्रोडक्ट का अपनी मर्जी से डिसाइड करना है, लेकिन हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देखना पड़ेगा वो किस रेट पे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। हम उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। क्लियर?
सेवंथ फीचर, नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब है, जैसे साबुन बनाने वाली इतनी सारी कंपनी आती है ना, हजारों कंपनी, हर कंपनी चाहती है कि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, तो वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचने के लिए। लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचना है, लेकिन ज़्यादा बेचने के लिए ये नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी, सपोज लाइफ बॉय कंपनी ये कहती है भाई मेरे को अपनी साबुन सबसे ज़्यादा बेचनी है, मैं तो प्राइस 1 रुपया पर यूनिट रख दिया, तो 1 रुपया पर यूनिट रखने से सपोज सेल तो ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा बिकेंगी, लेकिन फिर प्रॉफिट नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो कंपनियां क्या करती है, अपने प्रोडक्ट का प्राइस इस तरीके से रखती है कि उसे दूसरों से कंपटीशन भी हो जाए और प्राइस भी कम ना करना पड़े। मतलब अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए जनरली बता रहा हूँ, जनरली प्राइस कम नहीं करती, प्राइस को लेकर कंपटीशन नहीं करती, दूसरे मेथड्स यूज करती है। जैसे उसकी पैकिंग अट्रैक्टिव बना देगी, पैकिंग अट्रैक्टिव होगी तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, उससे भी ठीक है ना। या फिर कोई फ्री गिफ्ट देगी अपने प्रोडक्ट के साथ, जैसे 5 साबुन खरीदोगे तो 1 साबुन फ्री, इस तरीके से गिफ्ट देगी। मतलब प्राइस कम नहीं करते प्रोडक्ट को ज्यादा बेचने के लिए, मतलब कंपटीशन करने के लिए। नॉर्मली जो कंपटीशन होता है वो नॉन प्राइस कंपटीशन होता है बेटा, नॉन प्राइस कंपटीशन। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 21 जो हमने अभी किया है, इसका आंसर बहुत केयरफुली रीड कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट पेज है, इसे भी रीड कर लो ध्यान ध्यान से। ओके, नेक्स्ट पेज बेटा, ये भी ध्यान ध्यान से रीड कर लो, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पेज है बेटा जी, ध्यान ध्यान से रीड करिए इसको भी। तो बेटा जी नेक्स्ट पेज, इसे भी ध्यान ध्यान से रीड करो। क्वेश्चन नंबर 20, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है, ट्रू या फॉल्स? देखो अभी अभी हमने पढ़ा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना, जबकि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का मतलब होता है इस तरीके से, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर?